नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे आतंक, अल्पसंख्यक और मीडिया। आज के दौर में आतंकवाद एक असलियत है, लेकिन एक असलियत यह भी है कि इससे निपटने के नाम पर बहुत सारे बेगुनाह और निर्दोष लोग पकड़े या मारे जाते हैं। ऐसे मसलों को कैसे कवर करता है हमारा मीडिया? वजह चाहे जो हो, ऐसे कई मौकों पर बड़े जघन्य किस्म के मीडिया ट्रायल का एक चेहरा उभरता है, खासकर जहां आरोपी अल्पसंख्यक या दलित आदिवासी हों। अभी कुछ ही दिनों पहले सन 2006 के मालेगांव बम विस्फोट में गिरफ्तार कई लोगों को कोर्ट ने बेगुनाह पाया और रिहा कर दिया, पर लंबे समय तक सीने पर आतंकवादी का लेबल चिपकाए ये लोग जेलों के सीक्षों में पड़े रहे और मीडिया का बड़ा हिस्सा इनके कथित खतरनाक खेल के ब्यौरे परोसता रहा। अब सब खामोश हैं, कोई अपनी आपराधिक गलती के लिए माफी मांगने नहीं आया। दिल्ली के 18 वर्षीय मोहम्मद आमिर के मामले में ऐसा ही हुआ था। सन 1998 की फरवरी में उन्हें पकड़ा गया और खूंखार आतंकी बताकर 14 साल जेल में रखा गया। कोई सबूत नहीं था, लिहाजा जनवरी 2012 में छोड़े गए। पर मीडिया के बड़े हिस्से में उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। उन्हें किसी ऐसे अब्दुल करीम टुंडा गैंग का आतंकी बताया जाता रहा जिसका उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नक्शे पर ऐसे उदाहरण खोजे जाएं तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा के बीच असंख्य मिलेंगे। अभी इसी 4 मई को दिल्ली में दर्जन भर संदिग्ध आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घरों या अन्य स्थानों से पकड़ा। अखबारों में खबरें छपीं, दिल्ली दहलाने आए 13 आतंकी पकड़े गए। इनमें 10 को 3-4 दिनों के अंदर ही कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया, कुछ हिरासत में हैं। ऐसे में सवाल उठता है, मीडिया का बड़ा हिस्सा ऐसे संवेदनशील मामलों में सुरक्षा एजेंसियों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर क्यों बोलता है? मीडिया अपनी निष्पक्ष और ईमानदार रिपोर्टिंग से व्यक्ति, समाज और दुनिया का भला कर सकता है, पर हमारे यहाँ एक फैशन सा चल पड़ा है किसी खोज पड़ताल के बगैर फैसले या फतवे देने का। सवाल उठता है, मीडिया ऐसे मामलों को कैसे कवर करे? आज मीडिया मंथन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, हमारे साथ हैं आमोद कंठ, पूर्व पुलिस महानिदेशक, हमारे साथ हैं SM खान साहब जो इस तरह के मामलों को लगातार अदालतों में देखते रहे हैं, उनको लड़ते रहे हैं, और साथ में जुड़ेंगे नैनीताल से हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक हिंदी के जाने माने लेखक विभूति नारायण राय। आप तीनों का और राय साहब आपका स्वागत करते हैं। शुरुआत विनोद हम आपसे करेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि ब्रॉडली आप अगर सहमत हैं हमारी बात से, नहीं भी हैं तो भी, आप कैसे देखते हैं कि आज के दौर में खासकर माइनॉरिटीज़ का जब इशू आता है, आतंक से जुड़ता है, जिस तरह मीडिया फैसले करता है, जिस तरह फतवे देता है, जिस तरह खोज पड़ताल के बगैर अचानक फाइंडिंग आप दे देते हैं, शीर्षक लगा देते हैं, 8 कॉलम में सारी खबरें चली जाती हैं और पता चलता है कुछ ही दिन के अंदर कि ये सब कुछ गलत था। या तो कोर्ट ने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जो भी कहती हैं वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता है। कैसे देखते हैं आप इसको? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो राष्ट्रवाद की प्रचलित परिभाषा है, उसके चलते जो कुछ भी पुलिस वाला बताता है उसको छापने का कर्तव्य मानता है एक पत्रकार, आम पत्रकार। वो सवाल पूछना भूल चुका है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि आजकल की पत्रकारिता बहुत ही सुस्त पत्रकारिता हो चुकी है। जो किसी ज़माने में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात हुआ करती थी या लोग करते थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो आजकल के ज़माने में है नहीं। आजकल के ज़माने में आतंकवाद पे जर्नलिज्म नैरेटिव का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है। आप समझते हैं, किसी भी नैरेटिव का हम जैसे देश में स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना, उससे बड़ा खतरा कोई नहीं है। लेकिन सवाल उठता है विनोद कि अगर 20 सालों से हम मीडिया के इस ट्रेंड को देख रहे हैं, मीडिया वाले, मीडिया के बाहर के लोग देख रहे हैं कि साहब एक अजीब स्थिति है जब आप बड़े सिंपलिस्टिक ढंग से, बड़े यांत्रिक ढंग से, बड़े ही मैकेनिकल ढंग से चीज़ों को रख रहे हैं। आलोचनात्मक व्यू होने के बावजूद आप इसको कोर्स करेक्शन नहीं आपके पास है, आप इसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। क्यों? आपने रिपोर्टिंग क्यों ये आपने 2006 के मालेगांव का जिक्र किया जी। 2008 का भी मालेगांव था जी, जिसमें आज सब आरोपी रिहा हो गए हैं। रिहा होने का रास्ता साफ हुआ है, रास्ता साफ हुआ है। और उसमें जो एक प्रमुख एजेंसी है जो नई बनी है, NIA, हाँ NIA,
उसका ये निष्कर्ष है कि जो आरोपी थे उनके ऊपर जो महाराष्ट्र की एटीएस थी, हेमंत करकरे की अगुवाई वाली, हेमंत करकरे वाली एटीएस शहीद थी, हेमंत उसने करकरे। आरडीएक्स प्लांट किया आरोपी के ऊपर, और वो आरोपी फौजी आरोपी है, उस पे आरडीएक्स प्लांट किया गया। अब मेरी बात सुनिए, जी अब हम देखिए कि कल इसकी सुर्खियां कैसे छपती हैं। क्या उस तरह से छपेंगी जो ईमानदार जर्नलिज्म है, या उस तरह से छपेगी जो उनको बताया जाएगा और वो एक एक शब्द वैसे ही उसको छाप देंगे अपने अखबारों में। जी सवाल पूछना हमने बंद कर दिया है, हमको सवाल पूछना चाहिए, और अगर नहीं पूछेंगे तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे। आमोद कंठ, एक विनोद ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया मालेगांव एक सवाल मालेगांव उठाया 2 के मालेगांव 2 के कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझना चाहेंगे आपसे बिल्कुल संक्षेप में कि क्या ऐसा हो रहा है अपने देश में कि स्टेट जो है उसका जो तौर तरीका है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, सरकारों के बदलते ही, सरकारों के बदलने पर कई बार स्टेट का रुख बदल जा रहा है, स्टेट का पर्सपेक्टिव बदल जा रहा है, आतंक को लेकर, आतंकी समूहों को लेकर या जांच को लेकर, क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच तो आपको फर्क करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सरकार बदलने से स्टेट बदल रहा है, स्टेट का तौर तरीका? अगर ये ट्रेंड है और अगर आप समझते हैं कि ट्रेंड है, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ट्रेंड की बात अगर कहें तो संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि इस ढंग की ट्रेंड की कोई जगह नहीं है। कोई आतंकवादी या किसी केस के मामले में जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ट्रायल हो रहा हो, उसमें एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसलिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब चूंकि सवाल को उठाया गया है और आपने मुझे बुलाया है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ अपने तमाम एक्सपीरियंस के साथ, विनोद के साथ मिल के, विनोद से अलग। राजीव गांधी हत्याकांड हुआ 1991, मैं DIG था CBI में, और मुझे चुना गया इस केस के लिए। चुना इसलिए गया कि उसके पहले ललित पाकन केस, अर्जुन दास केस, जिंदा के तमाम केसेस विनोद को मालूम है, सारे जानते हैं। इन तमाम केसेस के इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था, दिल्ली पुलिस में था मैं। तो मैं चला गया, वहाँ पहुँचा, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूँ कि जब मैं पहुँचा तो मैं साउथ इंडिया में गया, तमिलनाडु, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं SP पौंडीचेरी रह चुका था पहले। मैंने कम से कम 10 न्यूज़पेपर उठा लिए यहाँ से, समझ रहे हैं आप। और मेरे साथ पूरी टीम थी, CBI की एक्सपर्ट्स की टीम थी, मैं अकेला था हिंदी जानने वाला आदमी। और जो तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो तमाम इन्फॉर्मेशन मीडिया से मिली, वो मेरे लिए पहले 2 दिन बहुत ही कारगर साबित हुई। बल्कि एक स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, फैक्ट्स थे, मटेरियल था, जो किसी CBI के समान इन्वेस्टिगेटर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, सुन ले। सर आमोद जी, मेरे साथ दिक्कत यह है कि बहुत कम समय है। मैं एक छोटी बात सुन लो जी नहीं, जी, इसको आप सुन और लें। मैं ये सवाल समझना चाहता हूं मालेगांव के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ये जो आपको। ट्रेंड एक सामने दिख रहा है। जी आप सिर्फ ये समझे इस बात को कि कोई भी रिपोर्टिंग, खास करके इतने सेंसिटिव मैटर पे, जी जहां की आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जहां लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जहां जीवन लोगों के जुड़े हुए हैं, जहां भयानक बातें हो रही हैं, इसमें किसी भी मोटिवेटेड रिपोर्टिंग की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो विनोद हो चाहे कोई भी हो, मैं बता दूं आपको। और अगर आप मालेगांव की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप सरकारों की चर्चा कर रहे हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार आए तो ये बात हो गई, ये गलत है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात है, वो प्योरली एविडेंस पे जाएं। और दूसरी बात यह है कि आतंकवाद के मामले में, कॉमनली सेंसिटिव इश्यूज के मामले में कभी भी रिपोर्टिंग वो नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई समस्या आगे बढ़े। जी तो ये तो समझना पड़ेगा ना, मीडिया को समझना पड़ेगा। जी विभूति नारायण राय, आप सर हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप जो आज माहौल है अपने देश में, खासकर आतंक से जुड़े मसलों की रिपोर्टिंग का, और जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग या ट्राइबल लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या आपको लगता है एक लेखक के तौर पे, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पे, कि मीडिया का रवैया स्टेट की जो एजेंसीज हैं उनसे भी ज़्यादा फतवे देने का या जजमेंटल हो जाता है कई बार? देखिए, 2 दिक्कतें हैं हमारे समाज में, और मैं समझता हूँ वो पुलिस और मीडिया दोनों पे लागू होती हैं। एक खास तरह की प्रेजुडिस हमारे यहाँ काम करते हैं, खास तरह के पूर्वाग्रह काम करते हैं, और ये सारे पूर्वाग्रह मूलतः माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, स्त्रियों, इन सब के खिलाफ जाते हैं। तो ये भी जो अभी आप जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। जैसे ही कोई पकड़ा जाता है, बिना पूरे इन्वेस्टिगेशन के एजेंसियां चिल्लाने लगती हैं कि इसमें जायश है, इसमें ये है, इसमें सारे जितने मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के नाम उनको याद होंगे, सबके नाम देने लगते हैं, और उनसे आगे बढ़ करके मीडिया इसमें शोर मचाने लगती है, जिसके पास कोई इनपुट नहीं होते सिवाय इसके कि किसी ने कैजुअली किसी सब इंस्पेक्टर से बात हो गई, कभी किसी अफसर से लूज किस्म की बात हो गई, और वो शोर मचाना शुरू करते हैं।
तो ये जो अभी आप 10-12 बच्चों की बात कर रहे थे, इसमें एक पॉजिटिव चीज तो ये है कि इन्हें पुलिस नहीं छोड़ दिया जी। 1-2 दिन के अंदर बातचीत करके पुलिस ने छोड़ दिया, ये अपने आप में एक अपवाद है। लेकिन अब जो मीडिया का रवैया था वो तो आपने खुद ही कोट किया है, वो तो बहुत ही खराब था। और अगर मीडिया को ही भविष्य में इतिहास माना जाए या जो एक ओपिनियन मेकिंग का सबसे बड़ा माध्यम माना जाए, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर उन्होंने पूरे देश की ओपिनियन बना दी कि ये मुसलमान लड़के दिल्ली दहलाने आ रहे थे। तो ये तो एक दिक्कत है, जो प्रेजुडिस है वो दोनों तरफ बराबर ही है, मीडिया और पुलिस दोनों बराबर है। दूसरे पुलिस की दिक्कत ये है कि जो हमारा 1861 से जो पूरा तंत्र बना है उसमें हम आजकल झूठ बोलने लगे हैं, क्योंकि बिना झूठ बोले आप अदालतों में कोई चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकते, बिना झूठ बोले आप बिना पैडिंग किए आप अदालतों को कन्विंस नहीं कर सकते। तो एक हमारा ये एक झूठ बोलने का एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक आदत सी हमारी बन गई है। इसमें जब हम सच भी बोलते हैं तो झूठ लगता है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात एनआईए की, मैं आमोद जी की बात से थोड़ा सा असहमत इस अर्थ में हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी 37 साल मैं भी आईपीएस में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। ये अचानक एनआईए ने ये सारे ख्वाब कैसे देखने शुरू कर दिए, इतनी मेहनत से इतना एविडेंस क्रिएट किया गया था, पूरी दुनिया को बताया गया था, एक खास तरह की रिस्पेक्टेबिलिटी हासिल की थी एटीएस महाराष्ट्र ने और उसके बाद शुरुआती दौर में एनआईए ने, और जैसे ही सरकार बदली इन्होंने सब ध्वस्त कर दिया। जी। तो अब आप किस मुंह से जाएंगे और कैसे पाकिस्तान से कहेंगे कि साहब आप बम्बई बम ब्लास्ट के लोगों को हमें दीजिए, आप कैसे कहेंगे कि आप जायज के खिलाफ कार्रवाई करिए। राय साहब, ये सारी चीजें आपके चेहरे पर वो फेंक के मारेंगे। राय साहब, सारे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में आपकी शिक्षा लेकर हो। जी राय साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें मीडिया मंथन में, हम आपसे फिर आपसे कुछ जानकारी लेंगे। लेकिन खान साहब, आप चूंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आप देखते रहे हैं, अदालतों में अभी भी लड़ रहे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है आपने हाल में जो चांदबाग का जो मामला है जी, उस मामले को भी आपने कोर्ट में रखा था और आपने वहां पर अपनी पैरवी की। मैं स्वयं जब अखबार देख रहा था, अखबारों की सारी कटिंग मेरे पास है, मेरे पास हिंदी अंग्रेजी, उर्दू का नहीं है मेरे पास, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के दोनों बड़े अखबार मेरे पास हैं। हिंदुस्तान जो देश का बहुत बड़ा हिंदी अखबार है, वो पहले पेज पर अपनी 8 कॉलम 7 कॉलम की जो लीड है उसमें लिखता है, दिल्ली दहलाने आए 13 आतंकी दबोचे। तो पहले ही दिन उसने बता दिया कि ये सारे आतंकी थे, जिसमें से 10 छोड़ दिए गए, जिसमें 10 कुछ शर्तें लगाई हैं 10 पर कि भाई आप पुलिस थाने पे आते रहिए, स्पेशल ब्रांच पे आइए वगैरह वगैरह। लेकिन ये अच्छी बात है, विभूति नारायण राय ने बात कही कि ये कोर्ट जाने से पहले पुलिस ने स्वयं ही पाया कि कोई चूक हुई है उनसे और उन्होंने वर्कआउट किया और छोड़ा। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप ये केसेस देख रहे हैं, कि जो मीडिया का ये जो रिपोर्टिंग का जो प्रेशर, खासकर जो न्यायालय है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो समाज है, इन तीनों पर जिस तरह दबाव पड़ता है इस तरह की रिपोर्टिंग का, एक वकील के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में आप उसको कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे उसका आकलन करते हैं और न्याय की प्रक्रिया पर यह कैसे प्रभावित करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एक परसेप्शन ये लोग क्रिएट कर देते हैं पब्लिक के माइंड में। जिस तरह अभी ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ कि दिल्ली दिलाने आया 13 आतंकवादी, जैसे विनोद साहब ने कहा कि सवाल पूछने का मादा ख़त्म हो चुका है, सवाल नहीं पूछते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ख़त्म हो गया है, एक होड़ मची हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। जैसे पहले मैं देखता था कि बाईलाइन जो कोई लिखता था तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती थी, आज एक खबर पे 4 पेपर के अंदर 4 बाईलाइन 4 रिपोर्टर्स लिखते हैं। तो एक तरह से संवेदनशीलता जो रिपोर्टर्स में है इन केसेस को लेकर, अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो एक तो समाज को आप गलत मैसेज दे रहे हैं, दूसरा जो लड़के पकड़े गए हैं उनकी आपने एक इमेज क्रिएट कर दी, तीसरा ये डेंजरस है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी, क्योंकि अगर वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी बाहर आ रहा है और जो नहीं है वो भी बाहर आ रहा है। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती कि रोज़ खबरें प्लांट होती हैं पेपर के अंदर कि आज इसने खुलासा किया कि 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव बरामद करा दिया, आज इसने खुलासा किया कि वहाँ से डेटोनेटर इसने बरामद करा दिया, आज इसने खुलासा किया। तो पूरे 6 महीने तक ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं होती, जब चार्जशीट आती है वहाँ कुछ नहीं होता और पूरा इस तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है। इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे? एक अधिवक्ता के रूप में क्या आपका सजेशन होगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को क्या स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारों की तरफ से कोई एक ठोस इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, एक लगाम लगाई जानी चाहिए कि भाई मीडिया में कितनी और कैसे ब्रीफिंग हो और कितनी बातों को कैसे पेश किया जाना चाहिए? देखिए, आम जनता को जानने का हक है हर चीज़ के बारे में, जो मीडिया और मीडिया उसका माध्यम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा।
तो मीडिया को भी संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, पुलिस एजेंसीज को भी, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कि हम अगर ब्रीफिंग कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, तो ऐसी बातें ना कहें कि जिससे पहले एक पब्लिक में ओपिनियन जनरेट हो जाए कि साहब ये आदमी आतंकवादी था ही, मतलब ट्रायल से पहले, तो दुख होता है। एसएम खान, आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि एक छोटा अंतराल अभी हम लेना है और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो फिर इस विषय के कुछ पहलुओं को बिल्कुल कंक्लूड करेंगे हम लोग। कैसे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्या भारत में एक बेहतर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग टेरर रिलेटेड इशूज से संभव है, और अगर संभव है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या एफर्ट्स होनी चाहिए, क्या कोई कलेक्टिव एफर्ट से भी ये बात बन सकती है। इन्हीं सवालों को एक अंतराल के बाद। मामला सरहद की रक्षा का हो या सरकार में भागीदारी का, हर जगह है वो, फिर भी तरसते हैं पहचान और सम्मान के लिए। ये हैं पूर्वोत्तर भारत के लोग। देखिए ये भी मुद्दा, देश के मुख्य भूभाग में रह रहे पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर खास रिपोर्ट और परिचर्चा। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतराल से पहले हम बहुत सारे इश्यूज पर बात कर रहे थे। हमने एक कोशिश की कि अपने चारों मेहमानों के जरिए ये पाएं, ये तलाशें कि क्या भारत में आतंक से रिलेटेड इश्यूज पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी खासकर बहुत भारी पैमाने पर जिस तरह गिरफ्तार किए जाते हैं, हिरासत में ये ले जाते हैं, उनकी जेल की अवधि लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि उनके लिए लड़ने वाले लोग कम होते हैं। मानवाधिकार संगठनों की हालत आज बहुत खराब है देश में कुल मिलाकर। तो ऐसे में विरोध, हम ये सवाल जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि मीडिया में जो एक आम तौर पे लोग मानते हैं, यहाँ तक कि मीडिया के बाहर के भी लोग, मीडिया के अंदर के भी लोग, कि कहीं ना कहीं एक गैर जवाबदेही इस मायने में आई है कि आप एजेंसीज के कहने पर, पुलिस के कहने पर, दूसरे पक्षों के कहने पर एक फतवे दे देते हैं, एक जजमेंट दे देते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाते, आप अपनी खोज पड़ताल में नहीं जाते। एक ज़माना था जब पुलिस की खोज पड़ताल से ज़्यादा मीडिया की खोज पड़ताल को तवज्जो मिलती थी। तो ये जो ट्रेंड अपने देश में थमा है, कैसे इसको फिर से रिवाइव किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। इसका मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आपने स्वयं एक अखबार का जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत सारे अखबार कर रहे हैं ऐसा काम, लेकिन एक्सेप्शनल इनको कहा जा सकता है, इन्हें मुख्य धारा का एक ट्रेंड नहीं माना जा सकता। कैसे कहें? देखिए, बात यह है कि एक तो ये जो रनिंग कमेंट्री होती है ना, इसको बंद करना चाहिए टेलीविजन चैनल्स को। ये ऐसे कमेंट्री देते हैं इन्वेस्टिगेशन की जैसे हॉकी का मैच हो रहा हो। इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचता, इतनी जल्दी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मिलता। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आज के दिन पॉलिटिकल क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, उसने हर किसी को सरफिरा बना दिया है। उसको आजकल ये फैशनेबल हो गया है कि आप ताल ठोक के बोलें कि हाँ ये आतंकवादी हैं, बिना ये ठोक बजाए जाने कि ये आतंकवादी है कि नहीं। और इसके चलते जो उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ उर्मिलेश, जिस तरह से हम भारत में काम कर रहे हैं, पुलिस भी और मीडिया भी, दैट इज़ द बेस्ट वे हाउ नॉट टू फाइट टेररिज्म। क्योंकि हम लोगों को एलिनेट करके उनके आगोश में धक्का दे रहे हैं। हम भारत के सपूतों को, जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, भारत माता से, उसको धक्का दे रहे हैं उनकी गोद में, और हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और इस पे बड़ी व्यापक बहस की जरूरत है इस देश में। इसलिए जरूरत है कि कुछ ताकतें, राजनीतिक ताकतें हैं, जिनको इस तरह इस प्रकरण से हुई की जाने वाली पोलराइजेशन से फायदा मिला है। विभूति नारायण राय, मैं ये समझना चाहता हूं, जो विनोद जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा मौजूदा सामाजिक संदर्भ है, क्या वह भी आज की पत्रकारिता को, खासकर अल्पसंख्यकों के मामले में, ट्राइबल्स के मामले में, दलितों के मामले में कवरेज जब खासकर आतंकवाद से जुड़े मसलों पर होता है, तो उस पत्रकारिता के नजरिए को प्रभावित कर रहा है ये कॉन्टेक्स्ट? सही बात है। देखिए, आजकल राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा हो रही है, और राष्ट्रवाद को लेकर जो नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, बहुत सारा एक्सक्लूजन हो रहा है।
और उसमें से निश्चित रूप से माइनॉरिटीज का भी एक्सक्लूजन हो रहा है। दलितों, स्त्रियों, इन सबको तो उनका जो डिजर्व करते हैं जितना स्पेस नहीं मिल रहा है, ये माइनॉरिटीज को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। और ये सही कहा विनोद जी ने, मैं तो खुद इसका गवाह हूँ कि 1984 में जब खालिस्तान मूवमेंट अपने उरूज पे था, तो मैंने पाया था, तब इत्तेफाक से मैं ऐसे इलाके में था जहाँ बहुत सारे ऐसे लड़कों थे, मेरा साबका पड़ता था, जो खालिस्तान मूवमेंट में एक्टिव थे। मेरा ये अपना अनुभव था कि उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने अपने आंख के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा था, अपने घरों में आग लगाते हुए देखा था, और ये देखा था कि इंडियन स्टेट ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। जी। उनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस में आकर के उनके विरोधियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। तो उसी तरह से आप मुस्लिम संदर्भ में भी देख सकते हैं। अगर आप सांप्रदायिक दंगे होंगे और वहां माइनॉरिटीज को ये अनुभव होगा कि इंडियन स्टेट उनके साथ न्यूट्रल नहीं है, इंडियन स्टेट वो सब नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, या वो सब कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो जाहिर है कि हम तो फिर जिहादियों को एक खुला क्षेत्र दे रहे हैं। जिहादियों को इससे बढ़िया रिक्रूट कहाँ मिल सकते हैं? इससे ज्यादा मोटिवेटेड नौजवान उनको कहाँ मिलेंगे, जिनको ये समझाना बहुत आसान होगा कि भारतीय राज्य उनके साथ न्याय नहीं करता। तो हमें ये मीडिया और पुलिस और इंडियन स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, आप हमसे बातचीत करने के लिए। आमोद कंठ, जो एक बात उठा रहे हैं विभूति राय, विनोद शर्मा ने भी कही, क्या आज के दौर में हमारी जो टेरर रिलेटेड जो मसले हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है, आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, आखिर किस तरह का चेंज संभव हो सकता है आज के संदर्भ में अगर हम प्रयास करें? देखिए, गोल्डन प्रिंसिपल है जो सबों के लिए लागू होना चाहिए। अगर आप सच्ची बात जानना चाहते हैं, अगर आप सबूतों की बात जानना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपको रिपोर्ट करना चाहिए। ये मीडिया ट्रायल जो एक आजकल एक भयानक शब्द बन गया है और हर व्यक्ति पीड़ित है इससे, चाहे वो एक्यूज्ड हो या आतंकवादी हो, चाहे वो आम आदमी हो। सवाल ये उठता है कि क्यों आप मीडिया में उन तमाम बातों को डाल रहे हैं जिसकी जगह कोर्ट में अगर आपने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने दर्जनों क्या पता नहीं कितने इन्वेस्टिगेशंस किए। लेकिन क्या ये सही नहीं है जो जिस महकमे में आप इतने साल रहे हैं कि वो स्वयं भी बहुत सारी खबरों को अपने हित में, स्टेट के लिए या स्टेट में को डोमिनेट करने वाली कुछ फोर्सेज के लिए, उनके सेल्फ के लिए मीडिया के थ्रू प्लांट कराते हैं? देखिए, ऐसा है कि मीडिया में स्टोरी देने को बेताब पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, मीडिया वाले स्टोरी लेने को बेताब होते हैं। ये तमाम लोग मिलकर के एक माहौल तैयार करते हैं और इनजस्टिस होता है मिला करके। मेरा सिर्फ ये कहना है, मोटी बात ये कहना चाहता हूँ, जो गोल्डन प्रिंसिपल की बात मैं कह रहा था। देखिए, अंत में जाकर के अगर आप सच्चाई खोजना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, तो सबूत के माध्यम से होना चाहिए, और सबूत भी वो जो क्या बर्बाद ना करे, और मीडिया में पहले डाल करके सबूत को बर्बाद ना करे, जिसकी चर्चा खान साहब ये बताएं कि जब आप एक अधिवक्ता के रूप में, समाज के एक नागरिक के रूप में देखते हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल, सामाजिक मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, धार्मिक मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रतिबद्धताएं जाहिर हो रही हैं, खुलेआम उनके मालिक अपनी बात कह रहे हैं, कुछ एक ग्रुप आज भी अपवाद हैं। तो ऐसे दौर में आप एक इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की संभावना कितना देखते हैं? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए सिंपल सी बताऊं, जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंट मीडिया हाउसेज ओन करते हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज, जैसे अब छोटी सी बात है, एक न्यूज़ अगर आती है तो किसी पेपर में वो हेडलाइन बनकर आती है और किसी पेपर के अंदर वो नेशनल पेज पे जाती है छोटी सी, और किसी पेपर में वो पेज नंबर 2 पर चली जाती है। तो अब इसके लिए तो हम सबको, देखिए मीडिया भी हमसे जुड़ा है, हम मीडिया के भी आँख कान नाक हैं, तो इसमें तो हम सबको आपस में मिल बैठकर कुछ ऐसी दिशा निर्देश या आपस में कुछ ऐसा तय करना चाहिए कि इस तरह हम लोगों में भ्रम पैदा ना करें, और जो ट्रू रिपोर्टिंग है वो सामने लाए, ना कि इस तरह के एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि एक नफरत लोगों के दिलों में। क्योंकि अपने देश में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की कमी नहीं है, सवाल इस बात का है कि गाइडलाइन और कैसे उनकी दिशा, खुद अपने आप को उनको तय करना है कि हमको क्या करना है। विनोद शर्मा, एक बड़ी दिलचस्प बात हाल के दिनों में आई टेरर रिलेटेड इश्यूज से ही, वो था ये कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मार्च के बिल्कुल अंतिम दिनों में एक सर्कुलर जारी किया पाकिस्तान के सभी चैनलों के लिए, और वो ये उसने कहा, मैं कोट करता हूं, पाकिस्तानी मीडिया नीड्स टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ ब्रसेल्स अटैक्स बाय इंटरनेशनल मीडिया रादर देन कवरेज हैंडलिंग ऑफ ब्रसेल्स अटैक्स by international media rather than following in the footsteps of Indian media that is driven by cross commercialization।
ये एक उन्होंने कमेंट किया अपने मीडिया को या एक सजेशन दिया। कैसे आप देखते हैं इस कमेंट को? देखिए, मैं जहाँ तक उनका कमेंट बिल्कुल संक्षेप में। भारतीय मीडिया पे है, तो इट इज़ अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, क्योंकि वो भी कुछ वैसा ही करते थे। लेकिन ये जो पैमरा का निर्देश है, इसके दो मिसालें आपको मैं देना चाहता हूँ। एक तो हाफिज सईद का वो बयान जिसमें उसने पठानकोट अटैक को समर्थन दिया और कहा कि ऐसे और अटैक भी होंगे, वो अटैक, वो जो बयान है, वो भांके मीडिया ने उसको उजागर नहीं किया। वो किसी फॉरेन एजेंसी से हमारे को भनक मिली कि उसने आज़ाद कश्मीर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने उसको बयान दिया था। और दूसरा, मुमताज़ कादरी जिसको कि फांसी दी गई, जिसने सलमान तासीर का कत्ल किया था, वो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी जो मैयत थी उसमें बहुत बड़े लोग, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। और उसके बाद वो जहाँ उसको दबाया गया, जहाँ उसकी कब्र है, वो एक तरह से एक रैलिंग पॉइंट बन गया उसके समर्थकों के लिए। उसके बारे में भी कोई वहाँ पर हेडलाइनबाजी नहीं हुई, अखबारबाजी नहीं हुई। मैं ये मानता हूँ कि हमारे को एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए जो 9/11 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जिस तरह उसमें उन्होंने शव नहीं दिखाए थे, बॉडीज नहीं दिखाई थी। उसी तरह से हम समझता हूँ कि हमको कुछ ऐसा करके इन्फॉर्मेशन दे जिससे लोग उत्तेजित ना हो। विनोद, बिल्कुल एक जस्ट बिल्कुल अंत में हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि अभी हमने देखा पनामा पेपर्स को लेकर पूरी दुनिया के बहुत सारे अच्छे पत्रकार, अच्छे अखबार, अच्छे हाउसेज मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाकर, कंसोर्टियम बनाकर रिपोर्टिंग की, दुनिया के अनेक अखबारों में छपा। क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया में जिस तरह की टेरर, आतंक से जुड़े मुद्दों के कवरेज में ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी की एक कमी दिखती है? कई बार बहुत अच्छी भी रिपोर्टिंग आती है। बेहतर रिपोर्टिंग के लिए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या कोई इस तरह का कंसोर्टियम, इंडियन मीडिया इंटरनल कंसोर्टियम, नॉट इंटरनेशनल, इस तरह का एक इंटरनल कंसोर्टियम बन सकता है जिसमें बड़े हाउसेज, बड़े चैनल्स हों और उनकी जो रिपोर्टिंग हो अलग अलग हाउसेज की, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया हाउसेज में, अखबारों में, चैनलों में वो सामने आवे, या उनके अपने रिपोर्टर उनसे उसकी रोशनी में अपना काम करें? बन सकता है और उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी जो मालिकान हैं अखबारों के। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वो जो इनसे इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सिलेक्टिव हैं। उन्होंने एक भी अमेरिकन या इजरायली का नाम उजागर नहीं किया। लेकिन कहने का मतलब, का है, लेकिन हम पुतिन का है और लोगों का है, नवाज शरीफ का है। हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। इंटरनल मॉडल अच्छा है, वो मॉडल अच्छा है, लेकिन उसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो गलत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा का समापन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो बहुत सारी बातें आप लोगों के अनुभवों की रोशनी में निकली है, वो हमारे मीडिया के लिए वाकई एक मार्गदर्शन कर सकती है अगर उसको सही स्पिरिट में लिया जाए। और जहाँ तक एक ग्रुप बनाकर अखबारों के संवाददाताओं, चैनलों के संवाददाताओं, उनके संपादकों की बीच में अगर एक मध्यस्थता हो, एक कंसोर्टियम टाइप एक कोई ग्रुप बने, मैं समझता हूँ कि ये पहल भी भारतीय मीडिया में आतंकवाद से जुड़े मसलों की रिपोर्टिंग पर एक रास्ता दिखा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही एक फॉर्मेट है, यही एक फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक सजेशन जो आया है, मैं समझता हूँ उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।